हाउस लोन लिया है आपने, हर महीने ईएमआई भी कटती होगी और साल के आखिर में इनकम टैक्स भी, या कहें कि हर महीने भी इनकम टैक्स जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन आपकी जेब से पैसा निकालता ही नहीं बल्कि टैक्स बचाने का सबसे बड़ा हथियार भी बन सकता है। जी हां, घर खरीदना सिर्फ सपना पूरा करना नहीं बल्कि लाखों रुपए का इनकम टैक्स बचाने का कानूनी तरीका भी है। सेक्शन 80C से लेकर 24B और 80EE तक होम लोन का एक एक हिस्सा कैसे आपको टैक्स की देनदारी घटा सकता है, ईएमआई में छुपा वो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा राज है जो सैलरी क्लास और मिडिल क्लास के लिए गेम चेंजर बन सकता है। और आज इस वीडियो में हम आसान भाषा और एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे होम लोन को लेकर कितना टैक्स बच सकता है, किन लोगों को सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है हो सकता है, और वो गलतियां जिनसे टैक्स बचाने का मौका हाथ से निकल जाता है, जो चूक आप जाने अनजाने में कर देते हैं। तो अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले से होम लोन चला रहे हैं या फिर, तो ये वीडियो आपकी जेब के लिए बेहद जरूरी है। बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर, रवि राजन एंड कंपनी LLP के टैक्सेशन पार्टनर हैं, इनसे बारीकियां समझेंगे। और हमारे घरेलू मेहमान शिशिर चौरसिया जी भी जुड़ चुके हैं। आप बिजनेस एडिटर हैं हमारे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर जी, होम लोन आज की तारीख में ये कहें कि मिडिल क्लास या सैलरी क्लास या जो बिजनेस भी करता है वो कहीं ना कहीं लेता है अपनी हैसियत के हिसाब से, लेकिन उसको ये बारीकियां नहीं पता होती या जो जानकारी होती है वो अक्सर गलत होती हैं कि भाई होम लोन से टैक्स भी बचाया जा सकता है। थोड़ा बताइए किस तरह की खबरें आती हैं होम लोन और टैक्स बचाने को के संबंध में। फिर सवाल की शुरुआत करेंगे कमलेश सर से। थोड़ा सा पहले जाए, जैसे हमारी पीढ़ी से एक पीढ़ी पहले, तो उस समय लोग रिटायर करते थे और रिटायरमेंट के वक्त जो पैसे मिलते थे उस पैसे से ग्रेच्युटी और जो भी जमा बोनस जिसको आम भाषा में कहते हैं, उस पैसे से लोग मकान खरीदते थे। अब ये प्रवृत्ति बदल गई है। अब लोग नौकरी की शुरुआत करते हैं और 22 साल, 26 साल, 28 साल के लोग मकान खरीद रहे हैं, अपना घर खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं। सबके पास पैसे नहीं है। जैसे पहले होता था कि रिटायरमेंट के बाद कॉर्पस मिला आपको, उस समय तो 80,000, 1 लाख किसी को मिलता था तो खबरबंदी थी 1980 के दशक में, और उसी पैसे से वो आइदर मकान खरीद लेते थे, फ्लैट का तो कोई कल्चर था नहीं, प्लॉट खरीद लेते थे और उस पर धीरे धीरे 2-4 महीने में मकान बनवा लेते थे। अब है कि अब होम लोन चूंकि सुगम हो गया है, महज 7.5 आपके अच्छे सिविल स्कोर हो तो 7.5%, 8%, 8.25%, 8.5% में होम लोन आज की तारीख में मिला है। तो होम लोन लेके आराम से अपना घर, मतलब मकान, घर तो घर नहीं से बनता है, मकान खरीद सकते हैं। तो इसके ये तो हुआ पहला कि आपको बिना पूरी पूंजी लगाए, जैसे 80% आज की तारीख में 80% तक तो आराम से 1 करोड़ का एक मकान होता है तो आप 20 लाख की व्यवस्था कर दें तो आपको 80 लाख होम लोन मिल जाएगा। पहले 1 करोड़ था तो 1 करोड़ का 1 करोड़ आपकी जेब से देना पड़ता था। एक तो हो गया कि आपके लिए होम लोन की व्यवस्था हो गई, सरकार से सस्ते कर्ज की व्यवस्था हो गई। दूसरा फायदा ये है कि होम लोन का मूलधन और ब्याज चुकाने पर आपको टैक्स में भी बचत है। और इसी के लिए आज हमने अपने विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट कमलेश जी को जोड़ा, वो हमें बताएं कि होम लोन को चुकाने के साथ साथ टैक्स कैसे बचा सकते हैं। कमलेश सर, इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं मैं कि कई एक्सपर्ट को हमने सुना है अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, कि भाई इतना महंगा होम लोन लेने से तो अच्छा है कि आप उस पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में लगा दीजिए और खुद किराए के मकान में रहिए। इस फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? और कोई व्यक्ति अगर मार्केट में होम लोन लेने के जा रहा है तो वो किस तरह से तय करे कि कितना उसको होम लोन अपनी सैलरी के हिसाब से लेना चाहिए, और क्या उसको होम लोन को ही प्रायोरिटी पे रखना चाहिए या फिर उसमें कितना उसकी सैलरी के हिसाब से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो भी कंसिडर करना चाहिए? सर आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। देखिए, ऐसा है, जो आपका क्वेश्चन आज होम लोन का है, तो
आपने शुरुआत की कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होम लोन की बजाय आप ना लोन लेके घर ना खरीदें, आप इन्वेस्टमेंट करें और खुद जाके किराए पर रहें। तो सब लोग अगर किराए पर रहेंगे, घर किसके पास होगा? ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं। देखिए, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, अपना अपना तरीका है समझने का। एक अपने घर में रहने की जो फीलिंग है और जो किराए के घर पे रहने की फीलिंग है, वो बहुत डिफरेंट होती है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। मेरे एक फ्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अभी जिस घर में किराए पर रहते थे उसे ही खरीद लिया। अच्छा। ठीक है, अब पहले 50-60 हजार रुपए करीब रेंट पे कर रहे थे, उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया उसी घर को रहने के लिए। अब उस घर में रहने की उनकी फीलिंग, और मैं जब भी उनसे मिलने भी जाता था, उनको देखने का तरीका चेंज हो गया। जो एक अपनापन अपने घर में होता है, उस तरह का अपनापन नहीं होता किराए के मकान में। आप जितनी बड़ी लग्जरियस मकान में रह लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए, ऐसा है कि हर आदमी ना, होम लोन एक सबसे, इस भारत में सबसे सस्ता अगर कोई लोन है वो होम लोन है। इससे सस्ता लोन कोई नहीं है। चाहे क्रेडिट कार्ड में 36% लोन पहुंच जाए, रेट इंटरेस्ट पड़ जाता है। पर्सनल लोन आपको ज्यादा मिलेगा, आपको बिजनेस लोन ज्यादा, ओडी की लिमिट ज्यादा, सब पे कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, बट सबसे कम और सिक्योर है होम लोन। तो होम लोन लेने से एक फायदा नहीं है सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट का। जो लोग पोल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं, उनको आप डबल 80C में बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ 20B जिसे हम कहते हैं ना, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। अगर देखा जाए 3.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल हो रही है उनको, एग्जेम्पशन टैक्स में छूट मिलता है इतने इनकम के ऊपर। अब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल इशू आ गया है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम आ चुका है। कहीं ना कहीं ओल्ड टैक्स रिजीम या ये बेनिफिट उसको बहुत हल्का कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें तो न्यू टैक्स रिजीम नेक्स्ट लेवल पे अच्छा होने जा रहा है। तो ये अदरवाइज आज तक इन होम लोन सबसे बेस्ट सिचुएशन रही है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, होम लोन हमने लेके घर बना लिया। अगर कोई सपोज करो कोई न्यू कपल है, नया नया अभी इंडस्ट्री में आया है, नौकरी शुरू किया है, 3-4 साल नौकरी के हो गए, उसकी शादी हो गई है। अब वो शादी होने के बाद वो इनकम कमाना, से एग्जांपल 1 लाख रुपए कमाना शुरू करता है। अब वो उसको पास 2-3-4 साल शादी करने, नौकरी करने के बाद उसको 20-25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए खर्चे करने। अब वो चाहता है मेरा अपना घर होना चाहिए। अब क्या करें, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते तो कहते तेरा क्या है, तो अपना घर बनाने के लिए करेगा क्या वो? तो मान लो उसके पास 50 लाख का घर है, तो अब वो 20 लाख रुपए लेके जाएगा। अगर मान लो किराए पे जाता है, तो किराए पर, अगर शादी होगी किराए पे जाता है, 20,000 रुपए की रेंट पे कर रहा होगा। 20,000 रुपए रेंट पे करने से अच्छा है वो 50 लाख का मकान खरीदे। ठीक है, जो भी उसका अपना डाउन पेमेंट 20%, 25%, 30% जितना वो दे रहा है, ठीक है। अगर मान लो 35,000 रुपए की EMI बन गई, 32,000 की EMI बन गई, वो कम अपनी इनकम का ढंग 40,000 रुपए तक अच्छी खासी EMI दे सकता है वो। तो अपना क्या कर रहा है, वो 20,000 रुपए रेंट तो सेव कर रहा है, साथ साथ में टैक्सेशन बेनिफिट ले रहा है। ओवर द पीरियड आपको मैं बताऊं, वो रेंट जितना इन्फ्लेशन होगा, जितना ब्याज दे रहा है, उतनी वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ चुकी होगी। आपको धीरे धीरे जितना आपको 6%, 7%, आपको 8% ब्याज दे रहे हैं बैंक को, उसी रेशो में आपका जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी। तो ओवरऑल देखेंगे कि आपका जितना पैसा लिया था उतने दिया, इंटरेस्ट जितना आपने एक्सेस पे किया उतना ही एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी में हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वो अलग बात है, उसमें अच्छी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये मैंने खुद रियलाइज किया है, मैंने खुद अच्छा किया ऐसा। जितना हमने इंटरेस्ट दिया है उससे ज्यादा एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है। ओके जी सर। अभी आपने इसकी बात कही, लेकिन जैसे मान लिया जाए कोई नए नए काम करने वाले हैं, नई नौकरी शुरू की है, वो चाहता है कि ठीक है हम मकान खरीद लें होम लोन लेके, तो आसानी से होम लोन मिले इसके लिए क्या कोई फैक्टर्स होते हैं? जैसे आइदर
आप बैंक से लेंगे या एनबीएफसी से, तो वो क्या मुख्य फैक्टर क्या देखते हैं वो होम लोन देने से पहले? सर देखिए, जो व्यक्ति लोन लेने की इच्छा रखता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने चाह रहा है, उसने डिसाइड किया प्रॉपर्टी खरीदना ही खरीदना है, उसके पास 20%, 25%, 30% जो अपना डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा हो गया, वो 70%, 80% लोन के लिए जाएगा। यही सोचेगा कि मैं लोन ले लूं। जी। अब लोन लेते समय बैंक की बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं। पहली बात, आप एलिजिबिलिटी देखनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लोन उन्हें ही मिलेगा, हर किसी को बैंक लोन नहीं देता आसानी से। अच्छा। हर किसी को नहीं देता। उस लोन को अवेल करने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर पहला, अगर मैं कुछ एलिजिबिलिटी की बात करूं, पहले तो आप अगर जॉब में हैं तो जॉब की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। 2 साल 3 साल हो चुके हो कि आपको जॉब करते हुए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपकी जॉब में। और किस जॉब पे है ये भी डिपेंड करता है कि उसमें स्टेबिलिटी है या नहीं है, वेरिएशन है। नंबर 1। नंबर 2, आप अपने सिविल को ठीक करें। सिविल, क्योंकि बैंक जो देता है लोन, वो सिविल स्कोर के बेस पे इंटरेस्ट तय करता है, एलिजिबिलिटी अप्रूव करता है, जल्दी करता है। आप अगर आपका 750 से ऊपर आता है अब सिविल, तो आपको इमीडिएटली अब कम रेट, सबसे कम रेट पे आपको इंटरेस्ट कम रेट पे। अदरवाइज अगर 750 नीचे है, हो सकता है कि वो 50 पैसे, 1 रुपए 25 पैसे हर इंटरेस्ट पे आपको लोन मिले। ठीक है, तो आप अपने सिविल को बढ़ाते रहें। कोई भी चेक बाउंस या इस तरीके की चीजें, अगर छोटा मोटा लोन पहले लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लोन लिया, इसमें बाउंस नहीं होनी चाहिए। कुछ पेमेंट कभी भी हमेशा टाइम पे पूरी पेमेंट करे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड है, कुछ लोग क्या करते हैं, मिनिमम पेमेंट कर देते हैं। दैट इज अ नेगेटिव थिंग। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, आप उसको पूरी पेमेंट करें फिर अगली वाले, जिससे आपका स्कोर बढ़ता रहे। आप छोटे मोटे लोन लेते रहे जिससे आपका क्रेडिट स्कोर, और उसे टाइम पे पेमेंट करते रहे, विद इन द टाइम, ताकि आपका स्कोर बढ़ता रहे। और आप लॉन्ग टर्म की आपको प्लानिंग करनी है। आपको देखना है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वो देखो कि वो प्रॉपर्टी फाइनेंसेबल है या नहीं है। कई बार लोग फाइनेंस तो करवाना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी भी है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, हो सकता है वो बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से वो लोन, उसमें एलिजिबिलिटी बनती नहीं है। ठीक है, तो यानी उस प्रॉपर्टी का प्रॉपरली मैप अप्रूव्ड होना चाहिए, जो अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, पास होना चाहिए, जिससे हम वो ले पाए। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होती है, जैसे लाल डोरा होती है, कभी जीपे वाली प्रॉपर्टीज होती हैं दिल्ली में खासकर, उनमें कई बार लोन नहीं मिलता। तो इसलिए जब आप लोन लेने जा रहे हैं, होम लोन, आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर्ड कर लें। आपके प्रॉपर इनकम होनी चाहिए, सैलरी प्रॉपर आनी चाहिए, जॉब में स्टेबिलिटी हो, आपका प्रॉपर्टी जो सर्च कर रहे हैं वो एलिजिबल कंडीशन में आ रही हो, आपके अपना देखो कितना डाउन पेमेंट आपने इकट्ठा कर चुके हैं, ताकि आप कितना दिनों में आप डाउन पेमेंट कर पाएंगे, उसके बाद आप लोन के लिए जाए। अगर आपने 80% लोन लेना, 70% लोन लेना, उसी हिसाब से आप अपने आपकी इनकम कहाँ तक, क्योंकि आप जा रही है, उसको ध्यान में आपको इन सब फैक्टर को ध्यान में रख के आपको लोन के लिए अप्लाई या तैयारी करना चाहिए। सर, मान लीजिए पति और पत्नी दोनों अगर कमा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर सिर्फ पति की तनख्वाह एलिजिबल नहीं होती है उस घर के मकान के लोन के लिए, तब तो कोई और चारा नहीं है, दोनों को एक साथ मिलकर लोन लेना होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर पति की इतनी तनख्वाह है या पत्नी की इतनी तनख्वाह है कि वो हाउस लोन आराम से ले सकते हैं, जो प्रॉपर्टी उन्होंने देखी है, उस केस में क्या दोनों को ही क्लब करना, दोनों को ही एक साथ लोन, जॉइंटली लोन लेना ज़्यादा मुफीद और ज़्यादा बेहतर रहेगा, या वो आगे चलकर किसी दूसरे एक और सेकेंडरी घर का भी ऑप्शन, जो कि वो किराए के लिए एक प्रॉपर्टी भी बन जाए और फिर किराए से उनकी एक रेगुलर इनकम भी आए, फॉर्मूला कौन सा सही रहेगा सर इसमें? सर देखिए, 2 बातें करते हैं इसमें। आपने बताया कि पहले तो एक घर खरीद रहे हैं, दोनों मिलके खरीद रहे हैं, पहले उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है अगर तो आपकी मजबूरी आप ज्वाइंट करेंगे अगर एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों की इनकम जोड़ने से दोनों की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, आप लोन लेने में सक्षम हो जाते हैं। अगर किसी एक का हस्बैंड या वाइफ की एलिजिबिलिटी इतनी है कि वो घर अकेले दम पे लोन ले सकता है, तो ज्वाइंट नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो उसकी एलिजिबिलिटी दूसरी जगह यूज करके वो और लोन ले सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें,
अगर आप टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और आप हायर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ज्वाइंट लोन लेने से दोनों को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। यानी अगर मैं 80C की बात करूं, 1.5 लाख रुपए हस्बैंड को, 1.5 लाख रुपए वाइफ को। अच्छा। और जो 20B की आपने बात करी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसके अंदर भी 2 लाख रुपए हस्बैंड को, 2 लाख रुपए वाइफ को। भले ही 50-50% शेयर ना हो कि 60-40 या 70-30 भी हो, तब उस केस में भी दोनों को बराबर ही रिबेट मिलेगी टैक्स में? नहीं, फिर आप ना इंटरेस्ट को परसेंटेज में, अगर आपका ना अच्छा। कुछ परसेंट, अगर या 50-50 अगर लोन शेयर करते हैं उस केस का मैंने ये मान के किया कि कोई परसेंटेज डिसाइड नहीं है। अगर परसेंटेज डिसाइड नहीं होता तो 50-50 माना जाता है, नंबर 1। अगर परसेंटेज डिसाइड है तो आपको सेम परसेंटेज में करना पड़ेगा, और उस परसेंटेज में अगर वो मान लो किसी का 40-60 है, 40% भी अगर 1,50,000 से ज्यादा है तो ले सकता है। लेकिन अगर वो 40% 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए ही मिलेगा। सर ये बताइए कि आज की तारीख में गवर्नमेंट की तरफ से पहले घर मकान के लिए कोई सब्सिडी वगैरह भी दी जा रही है क्या? नॉर्म्स आज की तारीख में कहते हैं। और टैक्स के बारे में जैसे आपने बताया कि 2 लाख तक का इंटरेस्ट और 1.5 लाख रुपए तक का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर छूट मिलती है, इसको कैसे प्लान और मैनेज किया जा सकता है? इसके अलावा भी कोई और टैक्स की छूट किसी तरह से ली जा सकती है? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिसमें ना प्राइम मिनिस्टर आवास योजना करके कोई स्कीम है जिसके अंदर अप टू 2.5 लाख रुपए तक पहले मिलता था। एक सब्सिडी मिलती थी इंटरेस्ट के ऊपर, तो 2.5 लाख रुपए कम हो जाते थे। और आप जब बैंक को अप्रोच करते थे, बैंक बोलते थे ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कम कर देंगे हम 2.5 लाख रुपए, अप टू 2.5 लाख। उनकी एक कैलकुलेशन है, ठीक है, जो कि एज ऑन टुडे मेरी नॉलेज में है कि वो डिसकंटिन्यू हो चुका। अच्छा, ठीक है, पहले ये थी, और वो भी वो थी कि पहली बार घर खरीदोगे और कंडीशन के साथ है 75 लाख से ऊपर ज्यादा घर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह कंडीशन के साथ थी। 75 लाख रुपए से ऊपर का घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो अब आज की डेट में वो डिसकंटिन्यू है। तो घर का टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भी ओल्ड टैक्स रेजिम में है, और ये वाली स्कीम अभी इस समय कंटिन्यू नहीं है। नहीं, दूसरी, अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो ये है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। एक सवाल ये भी है कि लोन का प्री पेमेंट करना, मान लीजिए कहीं से पैसा आ गया या फिर हमें लग रहा है कि लोन जल्दी से जल्दी चुकता कर देना चाहिए, ये प्रैक्टिस कितनी सही है? और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई साल में अगर हम 1 या 2 EMI एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो उससे थोड़ा हमको फ़ायदा होता है। देखिए, अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं, अगर एक EMI एक्स्ट्रा पे करते हैं, आपको 10 से 12 साल में 20 साल का लोन खत्म हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा पे करने से साल में? हाँ, आपको बताऊं कि क्या होता है, अगर आप लोन लेते हैं तो क्या होता है, शुरू में ना आपको से एग्जाम्पल 50,000 की EMI है, उसके अंदर अप्रोक्स 48,000 रुपए आपका ब्याज जा रहा होगा। अब 2,000 रुपए आपने प्रिंसिपल पे किया। अब आप ये बताइए, एक साल में आपने 24,000 30,000 रुपए प्रीमियम पे किया, अब आपने प्रिंसिपल पे किया, आपने 50,000 इकट्ठा जमा कर दिया, अब वो कई महीनों का कवर कर लेता है वो। तो इसलिए आप ये बीच में एक EMI आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो इट्स गोइंग टू ह्यूज रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द लोन। लेकिन ये कैलकुलेशन तो सर वही इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आप प्री पेमेंट कर दोगे तो कम देना पड़ेगा, तो ज्यादा देर तक रखोगे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल कैलकुलेशन है सर। एक चीज आपने अभी जिक्र किया, होम लोन लेना हो तो अपना सिविल स्कोर दुरुस्त करें। क्या सिविल स्कोर दुरुस्त भी किया जा सकता है खुद से? सर देखिए, ये एक ना ब्यूरो है इंडिया का जो क्रेडिट स्कोर सबका मेंटेन करती है, चाहे आप कहीं से भी कुछ भी लोन ले लें, हर एक बंदा, कंपनी, कोई भी आदमी लोन लेता है इंडिया के अंदर, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है।
तो उनका आप रिकॉर्ड मेंटेन के, क्योंकि वो क्या है, वो आपके हैबिट मेंटेन कर रहे हैं सब। क्योंकि लोन देने वाला जो भी इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो पहले तो सिविल देखते हैं कि आपने अभी तक क्या किया। अगर आपकी हैबिट उसमें दिखती है कि आपने कभी कोई लोन या ईएमआई बाउंस नहीं किया, इसका मतलब आप ना फाइनेंशियली प्रूडेंस रखते हैं और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। इसलिए आप अपना लोन आप टाइम पे कर रहे हैं, तो उनको लोन देने की इच्छा और एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। लेकिन अगर आप बाउंस कर रहे हैं, आपकी हैबिट खराब हो रही है, सिविल घटिया हो रहा है, कम हो रहा है स्कोर, की जोन में आप है, आपकी इच्छा जो कभी भी, कैसे बैंक कैसे पहचाने आपकी नीयत साफ है या नहीं है? बैंक के पास कोई क्या पैरामीटर्स है? अगर मान लो आपके पेपर ठीक है, आप एलिजिबल हैं, आपकी प्रॉपर्टी ठीक है, बट आपकी इनकम भी ठीक है, लेकिन आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है, कम है आपका, तो आप एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आपकी जो हैबिट है, जो आपकी इंटेंशन है, वो बैंक मानता है कि आप मैलाफाइड हो सकता है, आप चीट कर सकते हो बैंक को, या कल को लोन लेके पैसे ना दो बैंक, इसलिए वो हेडेक नहीं लेना चाहते, आपको एलिजिबिलिटी नहीं मानते, आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर होम लोन। अच्छा सर, एक ये बताइए कि अब बजट आने वाला है, तो बजट से पर्टिकुलरली हाउस लोन और हाउस लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अभी ये छूट है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम में भी क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है? इस तरह की डिमांड आई है इंडस्ट्री से? देखिए सर, डिमांड तो प्रपोजल गया, प्रपोजल तैयार हुआ है कि दिया गया है, लेकिन वो आप सरकार का काम है मानना ना मानना, ठीक है, कि वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करें और एक बम्पर बेनिफिट देना शुरू कर दें, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि देखिए ये डिसअपॉइंट करता है, ये बात लोगों को हतोत्साहित करता है कि हम घर खरीदे, क्योंकि आदमी, बहुत सारे लोग टैक्स बेनिफिट की वजह से घर खरीदते थे। अब न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट्स नहीं है। अगर ये स्कीम सरकार ये दोबारा से एग्जेम्पशन, हमें डिडक्शन मिलना शुरू हो जाए, तो ये इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी आज की। तो आप लोगों का, जैसे आप तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी आईसीएआई ने भी भेजा है, तो आपके नॉलेज में तो होगा कि कुछ संगठनों ने इस तरह की डिमांड की है। जैसे मेरी क्रेडाई वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इस तरह की मांग शामिल करेंगे। मेरी काफी पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शामिल करेंगे। सर बहुत सारे प्रपोजल गए हैं सर जी, वो जाते रहते हैं, हर बार जाते हैं। अच्छा, अगर 20 प्रपोजल गया, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन से एक दो मान ली जाती है, अल्टीमेटली सरकार को डिसीजन लेना है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को डिसीजन लेना है, लेकिन प्रपोजल हर जगह से गई हुई है। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो इस तरह से प्रपोजल भेजते हैं बजट से पहले, उस प्री बजट जो आप प्रपोजल जाता है वो सब जा चुके हैं और जा रहे, अंडर प्रोसेस होंगे। जो लोग तैयारी करते हैं, तैयार कर रहे हैं। शिशिर सर, और कोई सवाल छूट तो नहीं रहा? नहीं, सवाल तो देखिए, सवाल तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, लेकिन हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आज हम इसको होम लोन तक सीमित रखते हैं। और जहां तक बजट की बात है, तो बजट में प्रपोजल तो गया है, अब बाकी 1 फरवरी का इंतजार करते हैं। उस दिन, अब तो महीने भर से भी कम समय बच गया है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ हो जाए, तो फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए हम अपने दर्शकों से अनुमति ले सकते हैं। कमलेश सर, क्लोजिंग रिमार्क। सर मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है होम लोन के बारे में, हर किसी को अपना घर होम लोन पे जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अपना घर बनाइए, ईएमआई रेंट पे देने के बजाय आप ईएमआई पे करें और अपना घर बनाएं, और अपने घर में रहने का सुख एक अलग बात है। और अगर इस पे भारत सरकार की तरफ से अगर कुछ इस बजट में बहुत कुछ आ जाए, तो ये सोने पे सुहागा है और बम्पर बेनिफिट्स हो सकता है। चाहे बेनिफिट्स हो या ना हो, हर व्यक्ति को घर जरूर अपना लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो इन्वेस्टमेंट की वजह से, हम शुरू में बात करते हैं, घर में इन्वेस्टमेंट भी तो है। आप भले रह रहे हो तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट्स के अंदर। रियल इस्टेट्स का आपको पता ही है कि किस लेवल बढ़ रहा है, दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। तो आप सोचो, घर में भी रह रहे हो और पैसे को इन्वेस्ट भी कर चुके हो। जी
जी, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स का और आप दोनों का ही, और अपने व्यूअर्स से यही कहूँगा कि खूब मेहनत कीजिए, खूब कमाइए, पैसे को बचाइए भी, अपना घर खरीदिए और टैक्स का जो बेनिफिट मिलता है उसका फ़ायदा भी उठाइए। आज के धन की बात के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फ़िलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।